कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 10 फसल उत्पादन और प्रबंधन के 105 वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस उत्तर सहित। मिट्टी की तैयारी, सॉइल प्रेपरेशन। 1. खेत की मिट्टी तैयार करने का पहला चरण क्या कहलाता है? जुताई। 2. जिस मिट्टी में बालू अधिक हो उसे क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी। 3. जिस मिट्टी में छोटे छोटे कण हो उसे क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी। 4. बलुई और चिकनी मिट्टी के मिश्रण को क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। 5. मिट्टी में पत्तियों और गोबर के सड़ने से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ह्यूमस। 6. उथली जुताई करने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? हरो। 7. खेत को समतल करने के लिए किसका प्रयोग होता है? पाटल। 8. तरबूज और बाजरा उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बलुई मिट्टी। 9. धान और कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चिकनी मिट्टी। 10. गेहूं और चना के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। बीज का चयन और बुआई, सीड सिलेक्शन और सोइंग। 11. बुआई से पहले बीज की गुणवत्ता जांचने की विधि क्या है? पानी परीक्षण, इसे तैराने की विधि फ्लोट टेस्ट भी कहा जाता है। ये बहुत सरल और प्रभावी तरीका है। 12. अच्छे बीज पानी में डालने पर क्या करते हैं? डूब जाते हैं। 13. खराब बीज पानी में डालने पर क्या करते हैं? तैरते हैं। 14. बाजरा और मक्का के बीज किस विधि से बोए जाते हैं? छिटकाव। 15. बीज को गहराई में बोने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? डिब्बला। 16. बीज को निश्चित दूरी और गहराई में बोने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? सीड ड्रिल। 17. धान के छोटे पौधे खेत में रोपने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रोपाई। 18. धान की रोपाई के समय पौधों के बीच क्या रखना चाहिए? उचित दूरी। 19. धान की बुआई के लिए खेत में किसकी आवश्यकता होती है? खड़ा पानी। 20. बुआई का पारंपरिक तरीका क्या कहलाता है? छिटकाव। मिट्टी के पोषक तत्व, खाद और उर्वरक, न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर और टिलाइजर्स। 21. पौधों को जल और वायु से कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 22. पौधों को भूमि से कौन से प्रमुख पोषक तत्व मिलते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। 23. पौधों को कैल्शियम और सल्फर किस प्रकार के पोषक तत्व हैं? गौण पोषक तत्व। 24. पौधों को तांबा और जिंक किस प्रकार के पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। 25. पौधों को किस प्रकार के पोषक तत्वों की सबसे कम मात्रा चाहिए? सूक्ष्म पोषक तत्व। 26. फसल चक्र बनाए रखने के लिए किस फसल को गेहूं के बाद बोया जाता है? दलहनी फसल। 27. गोबर और पत्तियों से बनी खाद क्या कहलाती है? खाद कंपोस्ट। 28. पौधों के लिए मुख्य रासायनिक उर्वरक कौन सा है? यूरिया। 29. अमोनियम सल्फेट किस प्रकार का उर्वरक है? नाइट्रोजनी उर्वरक। 30. सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम किस प्रकार का उर्वरक है? फॉस्फोरी उर्वरक। नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन साइकिल और फिक्सेशन। 31. वायुमंडल में नाइट्रोजन की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 79%। 32. नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 33. मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं? एजोटोबैक्टर। 34. दलहनी फसलों की जड़ों में किस प्रकार की गांठें होती हैं? नाइट्रोजन गांठें। 34A. दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में कौन सा बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम। 35. राइजोबियम किस प्रक्रिया में मदद करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 36. आकाशीय बिजली कड़कने पर बनने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। 37. पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में मिलती है? नाइट्रेट्स। 38. मृत पौधों और जानवरों के सड़ने से नाइट्रोजन किस में बदल जाती है? अमोनिया। 39. नाइट्रोजन चक्र किसके संतुलन को बनाए रखता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन। 40. वायुमंडलीय नाइट्रोजन को रासायनिक उर्वरक में बदलने की प्रक्रिया कहाँ होती है? रासायनिक कारखानों में, उर्वरक फैक्ट्रियों में। सिंचाई, इरिगेशन। 41. पौधों तक जल पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई। 42.
सिंचाई के लिए मुख्य जल स्रोत कौन कौन से हैं? नहरें, नदियां, कुएं, ट्यूबवेल। 43। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? कम। 44। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? अधिक। 45। अधिक सिंचाई से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है? सड़ने लगती है। 46। सिंचाई का समय और आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? मिट्टी और फसल पर। 47। अनियमित सिंचाई से फसल पर क्या प्रभाव होता है? नुकसान। 48। सूखा और बाढ़ किस प्रकार की आपदाएं हैं? प्राकृतिक आपदा। 49। पौधों को मिट्टी से पोषक तत्व किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं? जल। 50। पानी की कमी को रोकने के लिए कौन सा संरक्षण जरूरी है? जल संरक्षण। खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। 51। फसल के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार। 52। खरपतवार पौधे फसल की किस चीज को छीनते हैं? पोषक तत्व। 53। खेत से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खरपतवार नियंत्रण। 54। 2,4-D किस प्रकार का रसायन है? खरपतवारनाशी, वीडसाइड्स। 55। मेटालो किस प्रकार का रसायन है? खरपतवारनाशी, वीडसाइड्स। 56। कीड़े मकोड़े भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? काक भगोड़ा। 57। फसल के शत्रु कीड़े क्या कहलाते हैं? कीट। 58। पौधों को बचाने के लिए किस प्रकार के रसायन उपयोग होते हैं? कीटनाशी। 59। कवक से बचाने के लिए कौन से रसायन उपयोग होते हैं? फफूंदनाशी। 60। खरपतवार से बचाने के लिए कौन से रसायन उपयोग होते हैं? खरपतवारनाशी। कटाई और मड़ाई, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। 61। फसल पकने पर काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कटाई। 62। हाथ से फसल काटने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? हंसिया। 63। दांतदार हंसिया किस काम में आता है? कटाई। 64। फसल के दाने से भूसा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मड़ाई। 65। गेहूं की मड़ाई के लिए कौन सी मशीन उपयोग होती है? थ्रेशर। 66। धान की मड़ाई के लिए कौन सी मशीन उपयोग होती है? पैडी थ्रेशर। 67। कटाई और मड़ाई एक साथ करने वाली मशीन क्या कहलाती है? कंबाइन। 68। छोटे किसान बीज और भूसा अलग करने के लिए क्या करते हैं? फटकना। 69। भूसे के हल्के तिनके हवा में उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फटकाई। 70। फसल की मड़ाई में उपयोग होने वाली मोटर चलित मशीन कौन सी है? थ्रेशर। भंडारण, स्टोरेज। 71। फसल कटाई के बाद उपज को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भंडारण। 72। अनाज के बड़े भंडारण के लिए किस प्रकार के पात्र उपयोग होते हैं? धातु पात्र। 73। साइलो किस काम में आते हैं? अनाज भंडारण। 74। फल सब्जियों को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस। 75। अनाज को कमरे के तापमान पर क्यों रखा जा सकता है? कम नमी के कारण। 76। उचित भंडारण से साल भर क्या सुनिश्चित होता है? खाद्यान्न उपलब्धता। 77। खाद्यान्न का भंडारण भारत में कौन सी संस्था करती है? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 78। चूहे और कीड़ों से अनाज की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? सुरक्षित भंडारण। 79। भंडारण के समय किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? तापमान। 80। बाढ़ जैसी आपदा के बाद किससे जनता को राहत मिलती है? भंडारित अनाज। हरित क्रांति और फसल समुन्नति, ग्रीन रेवोल्यूशन और क्रॉप इम्प्रूवमेंट। 81। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1960। 82। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? फसल उत्पादन वृद्धि। 83। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से आधुनिक यंत्र उपयोग होते हैं? ट्रैक्टर, ट्यूबवेल। 84। बीज की नई और बेहतर किस्में तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। 85। फसल समुन्नति में किस प्रक्रिया का उपयोग कर नई किस्में बनती हैं? संकरण। 86। गेहूं की उच्च उत्पादक किस्म का उदाहरण क्या है? सोनालिका। 87। धान की उच्च उत्पादक किस्म का उदाहरण क्या है? जया। 88। मक्का की उच्च उत्पादक किस्म का उदाहरण क्या है? गंगा। 89।
फसल समुन्नति में किन गुणों वाली किस्में बनाई जाती हैं? उच्च उत्पादक एवं रोगरोधी। 90। उच्च उत्पादक गेहूं की कौन सी किस्म कवक प्रतिरोधी है? सोनालिका। जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थ एनिमल हस्बेंड्री। 91। दूध देने वाले पशु क्या कहलाते हैं? दुग्धारू पशु। 92। पशुपालन का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। 93। गाय की देसी नस्ल का एक उदाहरण क्या है? साहीवाल। 94। गाय की विदेशी नस्ल का एक उदाहरण क्या है? होल्स्टीन। 95। भैंस की उच्च नस्ल का एक उदाहरण क्या है? मुर्रा। 96। मुर्गी, बत्तख आदि पालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कुक्कुट पालन। 97। अंडे में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक होता है? प्रोटीन। 98। अंडे सेने की प्राकृतिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मायन। 99। अंडे सेने के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन क्या कहलाती है? इंक्यूबेटर। 100। ताजे अंडे पानी में डालने पर क्या करते हैं? डूब जाते हैं। 101। मछली पालन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन। 102। समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ क्या कहलाती हैं? सामुद्रिक लवण जल मछली। 103। नदियों और तालाबों में पाई जाने वाली मछलियाँ क्या कहलाती हैं? स्वच्छ अलवन जल मछली। 104। मछली का तेल किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए और डी। 105। अधिक मांस और अंडे के लिए मुर्गी की उन्नत नस्ल का नाम क्या है? व्हाइट लेग हॉर्न। अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। 106। खरीफ फसल बोने का समय कौन सा है? जून से अक्टूबर। 107। रबी फसल बोने का समय कौन सा है? नवंबर से अप्रैल। 108। जायद फसल बोने का समय कौन सा है? मार्च से जून। 109। कपास और मूंगफली को साथ बोने की पद्धति क्या कहलाती है? मिश्रित खेती। 110। दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम। 111। अंडों की ऊष्मायन की अवधि कितने दिन की होती है? 21 दिन। 112। बछड़े के जन्म के बाद गाय का पहला दूध क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम कलोस्ट्रम। 113। दूध से कौन कौन से प्रमुख पोषक तत्व मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। 114। मछली की हड्डियों का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? खाद। 115। हरित क्रांति में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का हुआ? गेहूं। अत्यंत महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्न सुपर इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। 116। जुताई से मिट्टी की कौन सी क्षमता बढ़ती है? जल धारण क्षमता। 117। जुताई के समय मिट्टी में कौन सी गैस का संचरण बढ़ता है? ऑक्सीजन। 118। फसल को समय समय पर हल्की खुदाई करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुड़ाई। 119। खेत की समतलीकरण प्रक्रिया में कौन सा औजार काम आता है? पाटा पटेला। 120। फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कौन सी दवा उपयोग होती है? कीटनाशी। 121। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी किस तत्व की कमी से होती है? नाइट्रोजन। 122। पौधों में जड़ों की वृद्धि किस तत्व से अधिक होती है? फास्फोरस। 123। पौधों में बीज और फल बनने में कौन सा तत्व सहायक है? पोटेशियम। 124। फसल चक्र अपनाने से मिट्टी में कौन सा गुण बना रहता है? उर्वरता। 125। कौन सा खाद पौधों को धीरे धीरे पोषक तत्व प्रदान करता है? खाद कंपोस्ट। 126। दलहनी फसल बोने से मिट्टी में कौन सा तत्व बढ़ता है? नाइट्रोजन। 127। ऊष्मायन के लिए कृत्रिम यंत्र का नाम क्या है? इंक्यूबेटर। 128। समुद्र की मछलियों का एक उदाहरण बताइए। टूना सामुद्रिक। 129। नदियों में पाई जाने वाली मछली का एक उदाहरण बताइए। रोहू अलवन जल। 130। दूध की सबसे अधिक उत्पादक भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा। रबी फसलें। 131। रबी फसलों की बुवाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर। 132। रबी फसलों की कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल। 133। गेहूं किस ऋतु की फसल है? रबी। 134। चना किस ऋतु की फसल है? रबी। 135। सरसों किस ऋतु की फसल है?
रबी 136। रबी फसलों की बुवाई के समय कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु 137। रबी फसलों की कटाई किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु। खरीफ खरीफ फसलें 138। खरीफ फसलों की बुवाई कब होती है? जून जुलाई 139। खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर 140। धान किस ऋतु की फसल है? खरीफ 141। मक्का किस ऋतु की फसल है? खरीफ 142। कपास किस ऋतु की फसल है? खरीफ 143। खरीफ फसलों की बुवाई के समय कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु 144। खरीफ फसलों की कटाई किस ऋतु में होती है? शरद ऋतु। जायद ज़ैद फसलें 145। जायद फसलों की बुवाई कब होती है? फरवरी मार्च 146। जायद फसलों की कटाई कब होती है? मई जून 147। तरबूज किस ऋतु की फसल है? जायद 148। खरबूजा किस ऋतु की फसल है? जायद 149। मूंग किस ऋतु की फसल है? जायद 150। जायद फसलों की अवधि कैसी होती है? कम 151। जायद फसलों की बुवाई किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु। महीनों को याद रखने की ट्रिक रख जा इक्वल्स ओ जेफ। रबी फ्र अक्टूबर ओ नवंबर। खरीफ ख जून जे जुलाई। जायद जा फरवरी एफ मार्च। 2 कटाई महीनों की ट्रिक रख जा इक्वल्स म समा। रबी मार्च अप्रैल एम। खरीफ सितंबर अक्टूबर एस। जायद मई जून एम। 3 फसलों को याद रखने की ट्रिक। कौन सी फसल किस ऋतु में? रबी गे सच्चा। गे इक्वल्स गेहूं। स इक्वल्स सरसों। च इक्वल्स चना। खरीफ धमका। ध इक्वल्स धान। म इक्वल्स मक्का। क इक्वल्स कपास। जायद तखमा। त इक्वल्स तरबूज। ख इक्वल्स खरबूजा। म इक्वल्स। कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 10 फसल उत्पादन और प्रबंधन के 90 वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस उत्तर सहित पार्ट 2। फसल उत्पादन। 1 फसल उत्पादन के सभी चरण सही तरीके से अपनाने पर क्या बढ़ती है? उत्तर पैदावार। 2 बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए क्या होता रहता है? उत्तर सुधार। 3 1960 में शुरू हुए कृषि सुधार कार्यक्रम का नाम क्या है? उत्तर हरित क्रांति। 4 हरित क्रांति में उपयोग की जाने वाली प्रमुख आधुनिक कृषि विधि कौन सी है? उत्तर ट्रैक्टर। 5 सिंचाई के लिए हरित क्रांति में कौन सा साधन प्रयोग किया गया? उत्तर ट्यूबवेल। 6 फसल उत्पादन वृद्धि का दूसरा उपाय क्या है? उत्तर फसल समुन्नत। 7 2 भिन्न किस्मों के संकरण से नई किस्म बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर संकरण। 8 गेहूं की एक उन्नत किस्म का नाम लिखिए। उत्तर सोनालिका। 9 गेहूं की दूसरी उन्नत किस्म का नाम लिखिए। उत्तर कर्नल सोन। 10 धान की एक उन्नत किस्म का नाम लिखिए। उत्तर जया। 11 धान की दूसरी उन्नत किस्म का नाम लिखिए। उत्तर पूसा 215। 12 मक्का की एक उन्नत किस्म का नाम लिखिए। उत्तर गंगा। 13 मक्का की दूसरी उन्नत किस्म का नाम लिखिए। उत्तर रंजीत। 14 उन्नत बीजों के अत्यधिक उपयोग से किस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? उत्तर मिट्टी पर। 15 भूमिगत जल की मात्रा घटने का एक कारण क्या है? उत्तर वनों की कटाई। 16 भूमिगत जल को संरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर वर्षा जल संचयन। पशुपालन। 17 वैज्ञानिक तरीके से जंतु पालन को क्या कहते हैं? उत्तर पशुपालन। 18 दूध देने वाले पशु क्या कहलाते हैं? उत्तर दुधारू। 19 दूध में ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? उत्तर कार्बोहाइड्रेट। 20 दूध में हड्डियों के लिए कौन सा खनिज तत्व होता है? उत्तर कैल्शियम। 21 दूध में शरीर निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? उत्तर प्रोटीन। 22 दुधारू पशु लगभग कितने वर्षों तक दूध देते हैं? उत्तर 20। 23 गेहूं का सूखा चारा क्या कहलाता है? उत्तर भूसा। 24 दुधारू पशुओं के लिए दलहनी हरे चारे का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर बरसीम।
25 पशुओं के आहार में तेल निकाले जाने के बाद बची खली का एक उदाहरण बताइए। उत्तर सरसों। 26 गाय और भैंस में मुंह और खुर का कौन सा रोग होता है? उत्तर मुंह खुर रोग। 27 पशुओं का सबसे घातक वायरस जनित रोग कौन सा है? उत्तर एंथ्रैक्स। 28 रोगों से बचाव के लिए क्या कराया जाता है? उत्तर टीकाकरण। 29 बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से दूर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर अलगाव। 30 गाय की एक देशी नस्ल का नाम बताइए। उत्तर साहीवाल। 31 गाय की दूसरी देशी नस्ल का नाम बताइए। उत्तर सिंधी। 32 गाय की एक विदेशी नस्ल का नाम बताइए। उत्तर जर्सी। 33 गाय की दूसरी विदेशी नस्ल का नाम बताइए। उत्तर होल्स्टीन। 34 भैंस की एक प्रमुख नस्ल का नाम बताइए। उत्तर मेहसाना। 35 सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? उत्तर मुर्रा। 36 उन्नत नस्ल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर संकरण। 37 उच्च उत्पादन वाली गाय की एक संकरण नस्ल का नाम बताइए। उत्तर जर्सी क्रॉस जर्सी गुना साहीवाल। 38 उच्च उत्पादन वाली गाय की दूसरी संकरण नस्ल का नाम बताइए। उत्तर होल्स्टीन जर्सी HF गुना जर्सी। 39 मुर्रा भैंस लगभग कितने लीटर दूध दे सकती है? उत्तर 2000 लीटर। 40 पशुओं को नियमित जांच के लिए किसके पास ले जाना चाहिए? उत्तर पशु चिकित्सक। 41 डेयरी फार्म के पशु आवास किस सामग्री से बने होते हैं? उत्तर पक्का। 42 दुधारू पशुओं को पेयजल दिन में कितनी बार दिया जाता है? उत्तर 2। 43 दूध को संपूर्ण आहार क्यों माना जाता है? उत्तर लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन। 44 अंडे और मांस के लिए मुर्गी, बतख आदि को पालने को क्या कहते हैं? उत्तर कुक्कुट पालन। 45 अंडे में सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? उत्तर प्रोटीन। 46 मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे कितने दिन सेती है? उत्तर 21 दिन। 47 मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि को क्या कहते हैं? उत्तर ऊष्मायन काल। 48 मुर्गी द्वारा अंडे सेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर प्राकृतिक फूटन। 49 बड़े कुक्कुट फार्म में अंडे सेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? उत्तर ऊष्मायंत्र। 50 ऊष्मायंत्र द्वारा अंडे सेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर कृत्रिम फूटन। 51 कुक्कुट आहार में कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर चूना पत्थर। 52 कुक्कुट फार्म आमतौर पर किस प्रकार के स्थान पर बनाए जाते हैं? उत्तर ऊंचे। 53 अंडे देने की क्षमता घटने का एक कारण क्या है? उत्तर पानी की कमी। 54 कुक्कुट पालन में अधिक अंडा उत्पादन के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? उत्तर संकरण। 55 हमारे देश की एक उन्नत मुर्गी नस्ल का नाम बताइए। उत्तर व्हाइट लेगहॉर्न। 56 उन्नत मुर्गी नस्ल का दूसरा उदाहरण लिखिए। उत्तर आइलैंड रेड। 57 अंडे की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा सरल प्रयोग किया जाता है? उत्तर पानी में डुबोना। मत्स्य पालन। 58 बड़े पैमाने पर मछली पालन को क्या कहते हैं? उत्तर मत्स्य पालन। 59 मछली में पाया जाने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? उत्तर प्रोटीन। 60 शार्क और कॉड मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? उत्तर डी। 61 तालाब, झील और नदी में पाई जाने वाली मछली को क्या कहते हैं? उत्तर अल्वन। 62 समुद्र और महासागर में पाई जाने वाली मछली को क्या कहते हैं? उत्तर लवण। 63 एक अल्वन जल मछली का नाम बताइए। उत्तर रोहू। 64 एक लवण जल मछली का नाम बताइए। उत्तर टूना। 65 मछली की पूंछ, पंख और हड्डियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर खाद। 66 छोटे मछली बच्चों को विकसित करने वाले तालाब को क्या कहते हैं? उत्तर नर्सरी तालाब। 67 मछली संवर्धन तालाब में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? उत्तर ऑक्सीजन। 68 मछलियों की उन्नत नस्ल के विकास के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? उत्तर संकरण।
नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 69 सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव कौन सा है? उत्तर नाइट्रोजन। 70 वायुमंडल में नाइट्रोजन की लगभग कितनी मात्रा होती है? उत्तर 79%। 71 वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 72 पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? उत्तर नाइट्रेट्स। 73 मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक सूक्ष्मजीव का नाम बताइए। उत्तर अज़ोटोबैक्टर। 74 दलहनी पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में कौन सा जीवाणु रहता है? उत्तर राइजोबियम। 75 वज्रपात के समय बनने वाला नाइट्रोजन का यौगिक कौन सा है? उत्तर नाइट्रोजन ऑक्साइड। 76 वज्रपात से बनने वाले अम्ल किसके साथ मिलकर नाइट्रेट बनाते हैं? उत्तर कैल्शियम। 77 वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कारखानों में उर्वरकों में बदलने के लिए क्या उपयोग होता है? उत्तर रासायनिक उर्वरक। 78 वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संतुलन को बनाए रखने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर नाइट्रोजन चक्र। 79 मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करके नाइट्रोजन वायुमंडल में लौटाने वाले कौन हैं? उत्तर सूक्ष्मजीव। 80 वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम क्या है? उत्तर नाइट्रेट्स। 81 वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण करने में असमर्थ कौन है? उत्तर पौधे। 82 नाइट्रोजन स्थिरीकरण से बनने वाला घुलनशील यौगिक कौन सा है? उत्तर नाइट्रेट। 83 राइजोबियम किस प्रकार का जीव है? उत्तर जीवाणु। 84 वज्रपात से बनकर वर्षा में घुलने वाला अम्ल क्या कहलाता है? उत्तर नाइट्रिक अम्ल। 85 नाइट्रोजन को पौधों और जानवरों तक पहुंचाने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है? उत्तर नाइट्रोजन चक्र। 86 नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक दलहनी पौधों की जड़ों में क्या बनता है? उत्तर गांठें। 87 नाइट्रोजन चक्र में मृत पौधों और जानवरों का विघटन कौन करता है? उत्तर सूक्ष्म जीवाणु। 88 वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खाद में बदलने के लिए कौन सी इकाई काम करती है? उत्तर उर्वरक कारखाना। 89 वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर रखने वाली प्रक्रिया कौन सी है? उत्तर नाइट्रोजन चक्र। 90 नाइट्रोजन चक्र में अंतिम रूप से नाइट्रोजन कहाँ लौट आती है? उत्तर वायुमंडल में।